नुपुर, नुपुर मैं चलता हूँ। ठीक है अब्बास, 11:30 तक आपका टिफिन तैयार हो जाएगा। किसी को भेजेंगे ना लेने? हाँ देखता हूँ, किसी को भेज नहीं पाया तो खुद ही आ जाऊंगा लंच करने। ठीक है, चलता हूँ। बाय बाय। आ गई तू? जल्दी है, बहुत काम है। जी हेलो। अब्बास भाई, आप घर आ जाइए अभी, तुरंत। क्या हुआ वंदना? बस आप घर आ जाइए। नुपुर कहाँ है? उसे फोन देना। अब्बास भाई, आप बस जल्दी से घर आ जाइए। वंदना तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हुआ क्या है? आप पहले घर तो आइए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। सुनील, मैं भी आया। जी भैया। क्या हुआ वंदना? राजू, राजू का? वो लोग राजू को ले गए। अब्बास भाई पुलिस को फोन लगाइए। अब्बास भाई पुलिस को फोन लगाइए। 3 साल के राजू की मां और अब्बास मोहम्मद की बीवी नूपुर का उसी के घर में दिन दहाड़े बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने आकर घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी? और वो मासूम बच्चा राजू अभी कहां था? सर ये नुपुर है और ये इनके पति अब्बास भाई। क्या हुआ? मेरी पत्नी का खून हो गया। कैसे हुआ ये? सर जब ये सब कुछ हुआ ना तो केवल इनकी नौकरानी वंदना घर पे थी। क्या हुआ था? किसी ने घंटी बजाई। नूपुर दीदी ने मुझे दरवाजा खोलने के लिए बोला।
मैंने दरवाजा खोला। जी? कौन थे वो दोनों? पता नहीं साहब, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। फिर क्या हुआ? इस कमरे में क्या हुआ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बस एक हल्की सी चीखने की आवाज सुनी। उसके बाद वो दूसरा आदमी बाहर आया। उसके एक हाथ में चद्दर में कुछ लिपटा हुआ था साहब। मुझे लगा वो राजू है और उसके दूसरे हाथ में पैसे और गहने थे। फिर मैंने अब्बास भाई को फोन किया। साहब मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे। जो उन्होंने तुम्हें बताया कि अब्बास को 25 लाख रुपए देने हैं, उससे पहले ही उन्होंने राजू को उठा लिया था। शायद वो राजू ही था। वो चादर में लिपटा हुआ था, मैंने उसके पांव देखे। राजू चिल्लाया नहीं? नहीं साहब, पता नहीं क्यों। पूरा घर चेक करो, गाल में कुछ काला है। सर आपको क्या लगता है ये औरत झूठ बोल रही है? कोई तो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है वो लोग बच्चे को लेकर ही नहीं गए। नहीं सर, केवल नूपुर की बॉडी है। सर मैं नीचे वाले घर पे ही रहता हूँ। सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि वंदना अचानक भागते हुए मेरे घर की तरफ आई। वंदना, क्या हुआ? राकेश जी आप जल्दी चलिए मेरे साथ। हाँ लेकिन बात क्या है? वो अब्बास भाई के घर में कुछ हो गया है। अब्बास भाई? सर यहाँ आया तो ये देखा। मैंने तुरंत वंदना से कहा कि अब्बास भाई को फौरन फोन लगाओ। जब यहाँ घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था तो आपको कोई चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं सर, मुझे तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सर वो अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इससे हम थाने में बात कर लेंगे। इस वक्त हम घर के आसपास के लोगों से बात करते हैं। दिन दहाड़े 2 लोग एक बच्चे को उठाकर ले गए। किसी ने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं। दुकान बस खोली ही थी साहब, ध्यान नहीं गया कि कौन आया कौन गया। वो लोग एक बच्चा लेके जा रहे थे। अब आप ही बोले थे साहब कि चादर में लिपटा हुआ था, ध्यान कैसे जाता? 9:30 बजे दुकान खोलता हूँ सर। ये कोई 11:30 बजे हुआ था। ऐसे इतनी आवाज़ रहती है यहाँ पर, वेल्डिंग वगैरह की, कुछ सुनाई नहीं दिया सर। कुछ देखा भी नहीं? 2 लोग एक बच्चे को चादर में लपेट कर लेकर जा रहे थे। नहीं देखा सर। सर यहाँ पर शक करने जैसा किसी ने कुछ भी नहीं देखा। ये कहानी मनगढ़ंत लग रही है। कुछ तो झोल लग रहा है सर। उस नौकरानी से पूछताछ करनी होगी। और अब्बास के घर के डोर में इतने सारे मोबाइल कैसे? और इतने पैसे और गहने भी सर। अब्बास की तो गारमेंट शॉप है ना? हाँ। और खोले हुए भी अभी बस 2-3 ही महीने हुए हैं। सर बात कुछ समझ में नहीं आती। 2 लोग आते हैं, एक औरत के गले पे छुरा रखते हैं, दूसरी को मार देते हैं, 3 साल के बच्चे को उठा ले जाते हैं जो जरा भी आवाज नहीं करता, और पूरे मोहल्ले में कोई कुछ नहीं देखता। वंदना जो कहानी सुना रही थी वो सच में हुआ था या जो असल में हुआ था उसका पर्दाफाश होना अभी बाकी था। और 3 साल का मासूम राजू कहां था? दिन दहाड़े एक कत्ल हो गया, एक तथाकथित अपहरण हो गया, लेकिन यह कैसे मुमकिन था कि उस इलाके में किसी ने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना? पुलिस इन सब सवालों के जवाब ढूंढने लगी।
देखो अब्बास, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, तुम्हें सदमा लगा, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी वाइफ का मर्डर हुआ है, तुम्हारा बच्चा गायब है, शायद उसका अपहरण कर लिया गया है। देखो अब्बास, मैं तब तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हारी नौकरानी वंदना ने तुम्हें फोन किया था? जी सर। उसने फोन पर तुम्हें बताया था कि तुम्हारी पत्नी का मर्डर हो गया और बच्चे का अपहरण? नहीं सर। वंदना तुम्हारे पास कब से काम कर रही है? जी पिछले 2.5 साल से। जब राजू 6 महीने का था। वंदना के मुताबिक वो लोग तुम्हारे घर के डोर से 6-7 मोबाइल लेकर गए। तुम्हारे पास 6-7 मोबाइल फोन थे? जी 4 महीने पहले तक मेरी एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। चार महीने पहले मैंने वो दुकान बंद कर दी। एक कपड़े की दुकान खोलने की कोशिश में था। उस वक्त मैं पुराने मोबाइल खरीदा बेचा करता था। दुकान बंद करने के बाद कुछ मोबाइल मेरे पास रह गए थे। ये जो 2 लोग आए, इन्हें वंदना नहीं पहचानती थी। वैसे अब्बास, जो लोग तुम्हारे साथ काम करते थे उन सभी को वंदना जानती तो होगी? जी सर। उनमें से किसी के साथ तुम्हारी कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, सब अच्छा काम करने वाले थे सर। शिवराज, मनोज, ये दोनों मेरी मोबाइल शॉप में काम किया करते। चमन और सुनील दोनों अभी मेरी गारमेंट शॉप में काम करते हैं। उन 2 लोगों ने वंदना को बोला कि अगर राजू वापस चाहिए तो 25 लाख रुपए तैयार रखो। राजू? अब्बास, क्या तुम्हारे पास इतने रुपए हैं? नहीं सर, 4 महीने पहले तक 45 लाख रुपए थे जब गारमेंट शॉप खुली थी। इतना पैसा आया कहां से? ससुर जी ने दिया था नया बिजनेस खोलने के लिए। सर, अब्बास के सास ससुर यानी नुपुर के माँ बाप अक्सर आया करते थे इन लोगों से मिलने के लिए। लेकिन कभी हमने अब्बास के पिता को यहाँ नहीं देखा। ये नुपुर और अब्बास यहाँ कब से रह रहे हैं? सर, यही कोई 2 साल कुछ महीने हुए होंगे। तब तो राजू भी बहुत छोटा था। तो साहब, एक बार नुपुर के माँ बाप आए तो हमें पता चला कि इन दोनों के धर्म अलग अलग हैं। मतलब? पहले हमें लगा था कि ये लोग मुसलमान हैं, फिर जब नुपुर के माँ बाप आए तो पता चला कि नुपुर हिंदू है। क्या नुपुर और अब्बास के बीच झगड़े होते थे? नोक-झोंक होती होगी, पर ऐसा कोई बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ। सुना था दोनों की लव मैरिज हुई थी। अरे बचपन के दोस्त थे साहब, नुपुर के पापा ने खुद बताया था हमें। क्या अब्बास के माता पिता यहाँ कभी नहीं आए? सर, हमने तो कभी नहीं देखा। हमारी लव मैरिज थी सर। हमने अपना घर, अपनी जिंदगी बहुत प्यार से बनाई थी। अब्बास, तुम्हारा फोन बज रहा है। ये फोन किडनैपर्स का भी हो सकता है। नुपुर मेरी जिंदगी थी सर। अब्बास, फोन उठाओ। अब्बास, तुम्हारा बेटा राजू लापता है, फोन लो। फोन। नुपुर, फोन लो बस, सुनो। हेलो। तेरा बेटा अभी जिंदा है, वापस चाहिए तो 25 लाख रुपए तैयार रखियो। कौन बोल रहा है? अबे कौन बोल रहा है जान के क्या फायदा? और तू अभी किसके साथ बैठा है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? और मुझे ये भी पता है कि तेरा फोन स्पीकर पे है। तू बस इतना याद रख कि अगर तूने हमें 25 लाख रुपए नहीं दिए ना तो तू अपने बेटे का कभी चेहरा नहीं देख पाएगा।
सर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ बात हो चुकी है, आधे घंटे में पता चल जाएगा ये कॉल कहाँ से आया। और नुपुर के माँ बाप? धनबाद से आ रहे हैं सर। सर नुपुर के पिता पंकज और अब्बास के पिता रसूल मोहम्मद दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे और शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। राजू की फोटो हर जगह भिजवा दो, बच्चे की लाइफ को खतरा हो सकता है। जी सर, नौकरानी वंदना के बताए होली के हिसाब से हमने स्केचेस तैयार करवाए हैं, शायद इनसे हमें कुछ मदद मिले। ठीक है, हालांकि इस वंदना पे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, इसे मैं दोबारा बात करनी होगी। इसकी मौत की वजह घुटन है, कला घुटने से इसकी जान गई है। और पेट के घाव? लगता है चाकू का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इससे पहले इसकी मौत हो चुकी थी। शायद हत्यारे ये कंफर्म कर लेना चाहते थे कि ये मर गई है। और ये हाथ के निशान? इसके ब्लड में इसके ट्रेसेस मिले। अजीब है, पहले इसे चाकू से मारा गया, फिर जहर का इंजेक्शन देना गया, पक्का करने के लिए कि कहीं ये बच ना जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके खून में क्लोरोफॉर्म के भी ट्रेसेस मिले। मतलब शायद पहले इसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया होगा, उसके बाद गला घोटा गया। हो सकता है। अगर क्लोरोफॉर्म वो अपने साथ लाए थे तो हो सकता है उन्होंने राजू पे भी इसका इस्तेमाल किया हो, इसलिए वो चीखा चिल्लाया नहीं। और नुपुर भी नहीं चिल्लाई जब उसका गला घोटा गया। क्वाइट पॉसिबल। यानी हथियारों का मकसद साफ था, वो इसे मारने ही आए थे। तो क्या सर ये गहने, पैसे, मोबाइल की चोरी, राजू का अपहरण, ये सब कुछ इस मर्डर को कवर अप करने के लिए रचा गया एक नाटक था? तुम्हारे घर में कितने पैसे और गहने थे? नहीं मालूम सर, नुपुर को गहनों का बहुत शौक था, उसे ही मालूम होंगे कितने गहने थे। जब तुम्हारी नौकरानी वंदना ने तुम्हें फोन किया तो उसने तुम्हें बताया नहीं कि घर में क्या हुआ? जी नहीं सर। ऐसा क्यों? मुझे मालूम नहीं सर। मैं बहुत डर गई थी साहब। तुम पड़ोसियों को तो बुला चुके थे ना? जी साहब, लेकिन मैं बहुत घबराई हुई थी। रोज काम पे कितने बजे आती है? यही कोई 10 साढ़े 10 बजे तक, और फिर 1 बजे तक काम करके लौट जाती थी, फिर शाम को आती थी खाना बनाने के लिए। ठीक से तो पता नहीं सर, 10 बजे करीब करीब आती होगी। वंदना ने तुम्हें फोन पर नहीं बताया कि क्या हुआ है, और तुमने नुपुर को फोन करके चेक करने की सोची भी नहीं। तुम्हें पता चल गया कि नुपुर को कुछ हो गया है? सर मैंने वंदना से कहा था नुपुर को फोन दो, लेकिन वो बार बार ये कहती रही कि अब तुरंत घर आ जाइए। क्या हो वंदना? बस आप घर आ जाइए। नुपुर कहाँ है? उसे फोन देना। अब्बास भाई, आप बस जल्दी से घर आ जाइए। तुमने नुपुर को फोन नहीं किया? सर 11 बजे फोन किया था उसको सर, पर उसका फोन लॉटरी चेक ला रहा था। वंदना ने जब बताया कि कुछ हो गया है, उसके बाद तुमने कोई कॉल नहीं किया? नहीं किया सर, क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं घर चला गया। अपना फोन देना जरा। उन्होंने मेरे गले पर छुरा रख दिया था साहब, मैं चिल्ला नहीं सकती थी, मैं बहुत डर गई थी। सर वंदना के फोन रिकॉर्ड से यही शो कर रहे हैं कि वो 10:30 बजे घर पहुंच चुकी थी, जैसे कि उसने खुद भी कहा, और नुपुर के रिकॉर्ड्स में अब्बास का कोई कॉल नहीं है सर। मैंने उसका फोन चेक किया था, उसने फोन तो किया था। सर शायद लाइनें व्यस्त होंगी, इस वजह से कॉल नहीं आया। फ्रोती का कॉल नुपुर के फोन से किया गया है? जी सर, गाजियाबाद से आया था, लेकिन अभी फोन बंद आ रहा है। इस दाग ने जरूर कुछ काला है। सर खबरी काम पे लगा दिए हैं, स्केचेज उनको दे दिए हैं और राजू की तस्वीरें बांट दी हैं। क्या इसका पिछली किसी बात से लेना देना तो नहीं है? शर्मा। जी सर। धनबाद में किसी को काम पर लगा दो, इन दोनों की बैकग्राउंड पता करो। जी। राजू,
आदमी शाम से हमारे मकान पर नजर रखे हुए है। पुलिस को तुझ पे शक है क्या? पता नहीं, मगर मुझे ऐसे लगता है कि पुलिस को मेरी बात पे भरोसा नहीं है। क्या दाल में सच में कुछ काला था? क्या इस कत्ल और अपहरण में शक करने लायक बहुत कुछ था? कौन थे अपहरण करने वाले और राजू अभी कहां था? क्या इसका नूपुर और अब्बास के अतीत से कुछ लेना देना था? और उनका अतीत था क्या? सलाम साहब। सलाम, क्या खबर है? साहब, नूपुर और अब्बास के माँ बाप कल शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और कुछ? और नूपुर के पिता पंकज और अब्बास के पिता रसूल दोनों की सालों से अच्छी दोस्ती और काम में साझेदारी भी रही। साहब, उनकी गन्ने और धान की खेती है, दोनों साथ में ही काम करते हैं। नूपुर का बड़ा भाई अमित और अब्बास तीनों बचपन के दोस्त। साहब, बड़े होते होते नूपुर और अब्बास की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। बेटा समझो, ऐसा नहीं हो सकता। नुपुर, अब्बास और हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो गया तो ऊंच नीच हो जाएगी बेटा, बात को समझो। क्यों अब्बू? आप और पंकज चाचू एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, साथ में कारोबार भी है आपका। तू समझ नहीं रहा अब्बास, हम दोस्त हो सकते हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं हो सकते बेटा। हमारे मजहब अलग हैं। हम अपने प्यार के बीच में कभी मजहब को नहीं आने देंगे। बच्चे अपनी जगह ठीक है और हम अपनी जगह। हाँ पंकज भाई, आप और मैं उन्हें समझते हैं, लेकिन ये आसपास के लोग, ये गांव, ये समाज, ये सब कभी मंजूर नहीं करेगा। ये सब उनकी नाराजगी का कारण बन सकता है। इसका आगे क्या अंजाम होगा पता नहीं। सही कह रहे रसूल भाई, बच्चों को खबर नहीं है ये कितना खतरनाक मामला हो सकता है। हमें ही अब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। नुपुर, हमारे परिवार वाले एक दूसरे को सालों से जानते हैं। हम साथ ही बड़े हुए, लेकिन हम अपने माँ बाप को नाराज नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बस। हम कभी कोई बगावत नहीं करेंगे, कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी में भी बस। – 2006 में अब्बास दिल्ली चला गया। वहाँ पे उसने मोबाइल रिपेयरिंग का छोटा मोटा काम शुरू किया। और नूपुर भी 2007 में दिल्ली चली गई। वहाँ उसे अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी थी, तो उसने वहीं पे एक कोर्स ज्वाइन किया और हॉस्टल में रहने लगी। वो दोनों दिल्ली में मिलते जुलते रहे, लेकिन एक दोस्त के जैसे, कभी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं। तू उसे भूलेगा नहीं ना कभी? अबू, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। वो तो दिखता है, उसके नाम से दुकान ही चला रहा है। अबू आप फिक्र मत कीजिएगा, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको कभी कोई ठेस पहुंचे। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? बहुत अच्छी चल रही है, मन लगाकर पढ़ रही हूँ। अब्बास से मिलना होता है? हाँ, हफ्ते में एक आध बार मिल लेते हैं। पापा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम आपकी और रसूल चाचा की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे।
वो भी किसी से शादी नहीं करेगा और तू भी नहीं करेगी। इतना तो हक बनता है। रसूल भाई, न नुपुर मानेगी किसी और से शादी के लिए, न अब्बास मानेगा। मेरे ख्याल से हमें उनके जज्बातों की कदर करनी चाहिए और उनकी बात मान लेना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन पंकज भाई, अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई तो यहां पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें उनसे कहना चाहिए कि वहीं शादी कर लें। उन्हें अपनी जिंदगी खुशी से बिताने का पूरा हक है। 2009 में दोनों ने दिल्ली में ही शादी कर ली और 2011 में उनका बेटा राजू पैदा हुआ। सर, गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है लेकिन राजू की कोई खोज खबर नहीं। वो दोनों आदमी? सर, खबरियों को काम पे लगा दिया और स्केचेस भी उनको दे दिए। नुपुर एक फ्रीलांस पत्रकार थी, इस एंगल से कुछ नहीं सर, कुछ हाथ नहीं लगा। अब्बास का फोन मॉनिटर कर रहे हैं सर, लेकिन दोबारा फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। क्या इस फिरौती के कॉल में कुछ दम भी था या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा था? मुझे तो इस बच्चे राजू की बहुत फिक्र हो रही है। सर, यदि हम लोग अब्बास और नुपुर के पास्ट में जाएं तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहीं इस प्यार के बीच कोई रुकावट तो नहीं आ गई? नहीं सर, ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गहराई में जाएं तो शायद कुछ सुराग जरूर मिल सकता है। हाँ गोपाल साहब, एक खबर है। बोलना। शायद 2 नहीं 3 आदमी थे। 3 आदमी? हाँ, एक कारपेंटर है घनश्याम, उसको मालूम है। घनश्याम, नमस्ते साहब। लगता है तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें मालूम होना चाहिए। साहब, आपके आदमी ने जो फोटो दिखाई थी ना हमको। तुमने उनको देखा क्या? जी साहब, हमने देखा उस दिन उनको। तुमने बोला उनके साथ तीसरा आदमी भी था? जी साहब। कौन था और तुमने कैसे देखा उन्हें? साहब, उस दिन सुबह का कोई 11 बज रहे थे तभी, और मैं साइकिल से अपनी दुकान पे ही आ रहा था। अरे क्या करता है भाई, हेलमेट का अंदर से दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुझे नहीं दिखता सामने से बाइक आ रही है, ऐसे कट मारता है कोई? अरे यार चलना छोड़ो इसको, चल बैठ जल्दी। सब बाप का रोड समझ के रखा हुआ है। जो फोटो हमको दिखाए थे साहब, उसी से हम दोनों लड़कों को पहचान लिए। एक हेलमेट वाले के साथ बाइक पे बैठे हुए थे दोनों। किस तरफ गए थे? वो साहब अब्बास के घर से तीसरी गली में। तो क्या ये तीसरा बंदा उन दोनों का इंतजार कर रहा था? वो दोनों अंदर गए, नूपुर को मारा, बच्चे को उठाया और फिर इस तीसरे बंदे के पास आ गए। सर, हो सकता है इस गली के किसी दुकान वाले या घर वाले ने उस तीसरे आदमी को इंतजार करते हुए देखा हो। हाँ गोपाल, बोल। साहब, वो कारपेंटर की दुकान से आगे चल के राइट ले लीजिएगा। वहीं चौरसिया पान वाले की दुकान के सामने खड़े हैं। कुछ और गहरी खबर देनी है आपको तीसरे आदमी के बारे में। सर, तीसरे आदमी के बारे में कुछ खबर है? साहब, चौरसिया बाबू थोड़ा कुछ जानते हैं इसके बारे में। साहब, बाइक यहाँ क्यों रुकी थी? साहब, गोपाल जो फोटो दिखाया वो दोनों आदमी तो यहाँ से चले गए, और जो हेमलेट पहना था तीसरा आदमी, वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा। लग रहा था जैसे टाइम पास कर रहा है। चौरसिया, अब तू टाइम पास बंद कर और बोल कौन था वो? थोड़ी देर बाद बाइक से उतरा और सीधा हमारी दुकान पे चला आया। बोला एक बनारसी सादा बना दो। एक बनारसी सादा लगाइए।
हम पान बना रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आदमी बाइक चलाने के टाइम पे हेमलेट पहनता है और ये खड़ी करने के बाद भी काहे पहना हुआ है। चौरसिया कौन था वो? हमने पान बनाना फिनिश किया और उसे दिया। ये लो भैया आपका बनारसी सादा। हम सोच रहे थे बंदे ने पान तो खा लिया पर हेमलेट पहने पहने थूकेगा कैसे, तभी बंदे ने हेमलेट मारा। कौन था वो? नूपुर मोबाइल रिपेयर में हफ्ते में 3 बार चक्कर लगाते थे। ये घटिया मोबाइल 2 दिन चलता है और 2 दिन खराब रहता है। चौरसिया वो कौन था? उसी मोबाइल रिपेयर शॉप में देखा था उसको। अब नाम तो नहीं पता हमको। तो क्या फिर वो 2 लोग वापस आए और उसके साथ ही चले गए? हाँ साहब, कोई 15 मिनट बाद। नहीं 10 मिनट बाद ही। तुमने बच्चे को नहीं देखा उनके साथ? साहब तो अभी इस गोपालवा ने बताया, अच्छे से ढका हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमको लगा कुछ सामान ले जा रहे हैं। बाइक का नंबर याद है? अगर हमको जरा भी भनक होता ना कि कोई कांड होने वाला है, हम नंबर याद रख लेते, और याद क्या, सालों को वहीं धर लेते। अब्बास की दुकान पर काम करने वाला। सर वो वेट कर रहा था, ऊपर घर पे नहीं गया। वंदना ने बोला कि वो उन दोनों को जानती पहचानती नहीं थी। साहब मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे। और अब्बास का कहना है कि उसके अपने किसी भी वर्कर के साथ कोई अनबन रंजिश नहीं है। सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सब अच्छा काम करने वाले थे सर। अब मुझे लग रहा है ये सब बहुत सोच समझ कर किया गया है। उनका मकसद साफ था, ये कोई ऐसे ही लूटपाट का मामला नहीं है। हाँ, मुझे उस बच्चे की और भी फिक्र होती है। शिवराज और मनोज दोनों मेरे मोबाइल शॉप में काम किया करते थे सर। तुम्हारे पास उनका कोई फोटो है? फोटो तो नहीं है सर, पर मेरी मोबाइल में दुकान की कुछ फोटोज हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी फोटो होगी सर। तुम्हारे मोबाइल में? जी। हाँ साहब, यही वाला था। शिवराज? नहीं सर, मेरा कभी उससे झगड़ा नहीं हुआ। मनोज से भी कभी झगड़ा नहीं, बल्कि वो तो फैमिली की तरह थे। नुपुर और राजू ये काफी करीब थे, घर पे आना जाना भी था। ये राजू बाबा प्लेन लेके आया। शिवराज, तुम्हारे और मनोज दोनों के लिए इसमें खाना है, खा लेना। जी भाभी। शर्माना मत। बाय बेटा। वो कई दफा मेरे घर आया सर, ज्यादातर टिफिन लेने वही आया करता था। शिवराज और मनोज के मोबाइल नंबर दो। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently not reachable. सर मनोज का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है और शिवराज का फोन बंद आ रहा है। हमने मोबाइल प्रोवाइडर से बात कर ली, वो जल्दी उसकी लोकेशन डिटेल निकाल दें। सर मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कुछ करें। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अब्बास? हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि शिवराज उन लोगों के साथ था जो 2 लोग तुम्हारे घर गए थे, और तुम लोग शिवराज के अच्छे होने की दुहाई दे रहे हो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि मेरे बच्चे की जान खतरे में, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो तुम्हें क्या लग रहा है हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास शिवराज और मनोज का एड्रेस है? जी, वो मनोज नांगलोई में किराए पर रहता है और शिवराज वसंत विहार के इलाके में कहीं किराए पर रहता है। मुझे इनका डिटेल में एड्रेस चाहिए।
कुछ दिनों से मनोज दिखा नहीं है और कपिल को पता होगा। कौन कपिल? मनोज के साथ उसके रूम में रहता है। कहाँ मिलेगा ये कपिल? यहीं पास के रेस्टोरेंट में काम करता है। कौन से रेस्टोरेंट में? जी शिवराज यहीं रहता है? जी कहाँ है वो? पता नहीं, कुछ दिनों से दिखा नहीं। किसे खबर होगी उसकी? आप अमरनाथ भाई से पूछिए, जो उस घर के मकान मालिक हैं। कहाँ रहते हैं वो? 2 घर छोड़कर कोने वाला घर है उनका। अमरनाथ जी। हाँ जी बोलिए। मनोज तो गांव गया अपने साहब, यही कोई 8-10 दिन होंगे साहब। गांव कहाँ है उसका? फतेहपुर। वैसे बात क्या है साहब? कपिल, तुम्हारे पास उसके गांव का कोई पता ठिकाना है? नहीं साहब, हमारे पास तो नहीं है। शिवराज बोल रहा था उसे घर जाना, शायद अब तक तो निकल भी गया हो। अब साहब रोज रोज तो उससे मिलना होता नहीं, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। मेरी लास्ट बात उससे तब हुई थी जब वो मुझे किराया देने आया था 17 अगस्त को। वो बोल रहा था उसे कुछ दिनों के लिए घर जाना है। अरे शिवराज तुम? नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ आओ। ये लीजिए अंकल इस महीने का किराया। बेटा अंदर तो आओ, चाय पी के जाओ। अरे नहीं अंकल, फिर कभी आएंगे, अभी थोड़ा जल्दी में है, घर जा रहे हैं बिजनौर, वहाँ पे थोड़ा काम है, 2 महीने में वापस आ जाएंगे। इतना लंबा जा रहे हो? हाँ अंकल, यहाँ काम छूट गया, वहाँ काम की उम्मीद है, अब जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, वापस आकर 2 महीने का किराया एक साथ दे देंगे आपको, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है, बस यही बात हुई थी साहब। उसका बिजनेस का एड्रेस है आपके पास? हाँ, एग्रीमेंट में लिखा है, मैं आपको अभी देता हूँ। बिजनौर पुलिस को कांटेक्ट करो कि इनके घर जाए। उसे मनोज, फतेहपुर पुलिस को भी अलर्ट किया जाए। करो, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इन दोनों ने ही सारे जुर्म की प्लानिंग की हो, क्योंकि इस घर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। पैसा, मोबाइल, ज्वेलरी कहाँ हो सकता है इन्हें पता था, और जिन्होंने हत्या की है वो इनके ऐसे साथी होंगे जिसे नौकरानी बंदरा ने कभी नहीं देखा होगा, एकदम अनजान। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है, ये सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी है। यही सोचकर तो मैं भी हैरान। उनकी और अब्बास की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बस अब्बास के साथ काम करते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। हेलो, पैसे तैयार हैं? कौन बोल रहा है? कहाँ है मेरा बेटा? 25 लाख तैयार हैं? देखिए आपको जो चाहिए ले लीजिए, मुझे मेरा बेटा वापस दे दीजिए। तो पैसे तैयार रख, हम फिर फोन करते हैं। हेलो हेलो हेलो। सर, अभी जो फिरौती के लिए कॉल आया वो नूपुर के मोबाइल से ही आया, लोकेशन थी लखनऊ। फिरौती बचाने की कोई जगह बताई? नहीं सर, बोले दोबारा फोन करेंगे। मुझे लगता है वो लोग जल्दी में नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उन्हें सच में पैसे चाहिए या फिर सिर्फ ये कोई खेल खेला जाए। सर, क्या आपको अब भी अब्बास और वंदना दोनों पे शक है? मुझे इन दोनों के फोन का पिछले पूरे महीने का डेटा चाहिए। अब देखना यह है कि इस दौरान किस किस के टच में। सर, हेलो हेलो कपिल, मनोज बोल रहा हूँ।
कुछ हुआ क्या? कहाँ है तू मनोज? यहीं अपने गांव में। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पुलिस तुमको खोज रही है। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरे सेठ अब्बास भाई की बीवी का मर्डर हो गया और उनके बेटे का अपहरण हो गया। पुलिस तुमको और शिवराज को ढूंढ रही है। मनोज क्या चक्कर क्या है? तूने कुछ किया तो नहीं ना भाई? नहीं यार, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। देख हम कह रहे हैं तू दिल्ली वापस आ जा और पुलिस से बात कर, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा तू। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो बच्चा राजू कहाँ था? अब्बास का एक पुराना वर्कर उन दो आदमियों के साथ दिखा था जिन्होंने नूपुर की हत्या की थी और बच्चे को लेकर फरार हो गए थे। वो इस जुर्म में कैसे शामिल था? ये जुर्म आखिर क्यों किया गया था? अब तक की तहकीकात से न राजू का ठौर ठिकाना पता चला था, न जुर्म के पीछे की मंशा जाहिर हुई थी और न ही असल मुजरिमों का पर्दाफाश हुआ था। ये भूल भुलैया और पेचीदा होती जा रही थी। 3 दिन हो गए सर, मेरे बेटे का कुछ पता नहीं। मेरी बीवी को मार डाला और आप लोग अब तक यही सोच रहे हैं कि मैं इसमें शामिल हूं कि नहीं। मैं अपनी बीवी और अपने बेटे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं सर। आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अब्बास, मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम पर उंगली उठा रहा हूं? आपके सवाल सर, आपके सवाल तोड़ देते। ऐसा लगता है जैसे आप लोग चाहते मैं टूट जाऊं और मान लूं कि ये जुर्म मैंने किया। ऐसा लगता है आप लोग मानकर बैठे हैं जैसे ये अपहरण और फिरौती सब नाटक है और मैं जानता हूं राजू का है। लगता है आप लोग चाहते हैं मैं मान लूं कि मैंने ही खून किया मेरी बीवी का और राजू का भी। क्या ये सच है अब्बास? क्या तुमने ही शिवराज, मनोज और 2 अनजान लोगों के साथ मिलकर इस सबको अंजाम दिया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक तरफ मैं अपनी बीवी को खोने के दुख से बाहर निकल नहीं पा रहा, दूसरा मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ पता नहीं। और ऊपर से आप लोग मुझ पे ही शक कर। सर, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था सर। जिससे प्यार किया, उससे शादी की, हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी। छोटा सा बच्चा, धंधा भी कुछ खराब नहीं, अच्छा ही चल रहा था। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? बहुत प्यार करता था सर मैं उससे। उनकी शादी के बाद पिछले 4 सालों में मैंने नूपुर को शायद ही कभी देखा। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं ये सब कैसे। साहब, मुझे पता है आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो। आप लोगों ने मेरे पीछे पुलिस वाला लगा रखा है जो हर जगह जाकर पूछताछ कर चुका है जहां मैं काम करती हूँ। मेरा जीना मुश्किल हो गया है साहब। तुम शिवराज और मनोज को जानती हो? साहब, अब्बास भाई और नूपुर दीदी के यहाँ काम करते हुए 2 साल से ऊपर हो गया है। मैं शिवराज और मनोज को जानती थी, मगर आप मुझ पर क्यों शक कर रहे? मैं क्यों झूठ बोलूंगी साहब? वैसे ही गरीबी ने हालत खराब कर रखी है। काम करती हूँ तो 2 रोटी पेट में जाती है साहब। ऐसे उल्टे सीधे काम दिमाग में भी नहीं आते। उन लोगों ने मेरे गले पर छुरा रखा था। ऐसे में कौन आम आदमी डर नहीं जाएगा? ऊपर वाले का शुक्र है मैं बच गई, मगर आप लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। साहब, हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? सच कह रहा हूँ, शिवराज पिछले 6 महीने से यहाँ नहीं आया। आप चाहे तो पड़ोसी से पूछ सकते हैं साहब। वैसे साहब, उसने किया क्या है? जिसके पास शिवराज काम करता था, उसी के बेटे को अगवा किया उसने। नहीं साहब, शिवराज ऐसा कभी नहीं करेगा। सर, बिजनौर में शिवराज के घर के आसपास निगरानी लगा दी गई है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। सर, शायद वंदना इस सब में शामिल नहीं है। और अब्बास ने शिवराज को करीब 4 महीने पहले फोन किया था जब उसने अपनी मोबाइल शॉप बंद की। तो क्या हम बेकार में ही अब्बास और वंदना पे शक कर रहे हैं?
और असल में ये सारा खेल शिवराज और मनोज ने खेला है। सर अगर देखा जाए तो जब अब्बास ने अपनी मोबाइल शॉप बंद करके गारमेंट की शॉप खोली तो उसके ससुर जी ने उसको 45 लाख रुपए दिए थे। बाद में पता चला कि उसमें उसके फादर का भी बराबर का कंट्रीब्यूशन था। शायद शिवराज और मनोज ये सब कुछ जानते होंगे और उनके मन में लालच आ गया हो। क्या सिर्फ लालच ही इस जुर्म के पीछे का कारण था? अपने गुस्से और लालच की वजह से क्या कोई एक मासूम औरत का कत्ल कर सकता है? और वो भी पहले से सोच के पक्का मार डालने की नीयत के साथ गला घोंटा जाए, चाकू घोंपा जाए, जहर का इंजेक्शन दिया जाए ताकि उसके जिंदा बचने की कोई संभावना ही ना रहे। बेटा तुमसे नुपुर से इन लोगों की कोई अनबन, कोई दुश्मनी थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है पापा। हाँ लेकिन जब मोबाइल शॉप बंद करने की बात आई थी तो ये लोग परेशान जरूर हुए थे। अरे अब्बास भाई ऐसे अचानक आप? अरे अचानक से नहीं शिवराज, कुछ दिनों से सोच रहा था। अब तुम तो जानते हो एक बेटा है मेरा, उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है मुझको। इस धंधे में खास कमाई है नहीं और वैसे भी दिल्ली में बच्चे को पालना कोई आसान बात तो है नहीं। अब्बास भाई आप एक हफ्ते में दुकान बंद कर दोगे क्या? हाँ मनोज, यकीन मानो इसमें मेरा फायदा कम नुकसान ज़्यादा। तो कहाँ खोल रहे हैं नया दुकान? बस यहीं पास में एक दुकान किराए पे ली और एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर भी मिल गया। मतलब सब पहले से तय था? पहले से सोच के रखा था। अब पैसे नहीं थे तो बिजनेस खोल नहीं पाए, फिर नुपुर के पापा ने पैसे दे दिए तो बात बन गई। अब्बास भाई पहले से हमको ही बता दिया होता ना। अभी तो बताया ना मैंने, अब जब बात बनेगी तभी तो बताऊंगा ना भाई। नहीं अब्बास भाई, जब आप इतना पहले से सोच रहे थे तो हमें भी इशारा कर देते कि ये दुकान बंद कर रहे हैं आप। अब्बास भाई अपने कपड़े की दुकान में हम दोनों को ही काम दे दीजिए। हाँ और क्या यार, तुम दोनों मोबाइल की लाइन में घुसे हुए, कपड़े के धंधे के बारे में क्या जानोगे? और वैसे भी अपने 2 बंदे रख लिए मैंने वहाँ। यार मोबाइल का मार्केट काफ़ी बड़ा है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी तुम लोगों को, फिक्र मत करो, ठीक है? शिवराज नाराज जरूर हुआ था कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, पर गुस्से में आके वो ऐसा करेगा मुझे नहीं लगता। मुझ में एक चिराए एक तेरा दिल दी के पाए। शिवराज का है? मुझे नहीं पता साहब, करीब 3.5 महीने पहले मैं उससे आखिरी बार मिला था, अब्बास भाई की दुकान बंद होने के बाद। कसम से साहब मेरा इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, और यही बात बताने के लिए मैं सीधे अपने गांव से यहाँ पे आया हूँ जब मुझे पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। शिवराज ने ये सब गुस्से में किया था या फिर कोई और बात थी? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन हाँ शिवराज गुस्से में जरूर था जब मैं उससे मिला था। शिवराज, हाँ यार ये गुस्सा छोड़ के कोई और काम ढूंढ ले दोस्त, गुस्से से क्या मिलने वाला है? गलत बात तो है ना मगर, अऊ अपने कपड़े की दुकान पे हमें काहे नहीं काम दे रहा है? वो मोबाइल के धंधे से कपड़े के धंधे में जा सकता है तो हम काहे नहीं जा सकते हैं? देख सच बात तो ये है, उसे हमें काम पे रखना ही नहीं है। यार ये अब्बास भाई की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं? देख तू कुछ भी कह ले, वो इस बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था, एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। अचानक कम बन, ऐसे थोड़े चलता है यार ऐसे तो कोई भी बात दिल पे और सर पे लेके बैठ जाएगा तो कोई भी नया काम ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा, समझ थोड़ा। क्या समझे? एक बात बताओ, उसका बाप है, उसका ससुर है, जब चाहे नया धंधा चालू करने के लिए उसको पैसा मिल जाएगा, पर हमारा क्या? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, तो चुपचाप ऐसे झेलते रहो बस। चल छोड़ ना बे, इतना चिढ़ दिखाएगा तो खाना हजम नहीं होगा, चल खा ले। साहब शिवराज गुस्से में जरूर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कर सकता है। और नुपुर भाभी तो हम दोनों का बहुत ख्याल रखती थी, राजू के साथ तो हम दोनों खेलते थे साहब। पहला कॉल आया गाजियाबाद से और दूसरा कॉल आया लखनऊ से, और उसके बाद कभी तक कोई कॉल नहीं आया सर। लास्ट लोकेशन है लखनऊ।
क्या ये पॉसिबल है कि वो अभी तक लखनऊ में ही हो? सर मुझे लगता है कि शिवराज ने ये सब कुछ गुस्से में किया है और अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब्बास को फिरौती के लिए कहाँ बुलाया। हो सकता है वो लखनऊ में छिपकर बैठा या फिर आसपास कहीं। बनारस, कानपुर। शर्मा, लखनऊ, कानपुर, बनारस की पुलिस को खबर कर दो, हर जगह ढूंढने के लिए कहो। 3 आदमी साथ में 3 साल का बच्चा, शायद मिल जाए। सर क्या वो एक ही जगह छिपे बैठे थे? पुलिस ने चांस लिया कि शायद वो तीनों वहां से बाहर नहीं जाएंगे। सर 4 दिन हो गए सर, राजू की फिरौती के लिए कोई फोन नहीं है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है सर। अब्बास, हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, जिस शहर में वो हो सकता है। शिवराज के बिजनौर के घर पे भी हमने नजर रखी हुई। बाकी 2 लोगों के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे की हमें भी फिक्र है अब्बास। साहब अमजद बोल रहा हूँ। हाँ अमजद, कुछ पता चला? साहब इधर चुन्नीगंज चौराहे के पास एक तिवारी गेस्ट हाउस है। कल रात इधर 3 बंदे आए थे सर, एक बच्चा भी था उनके साथ। देखो, बंदे का नाम शिवराज है और बच्चे का नाम राजू है। सर काउंटर पे शिवराज का नहीं, किसी दूसरे बंदे का आईडी जमा है सर, और आईडी पे जो फोटो है वो इस केस से थोड़ा सा मेल खाता है। बच्चे को रिसेप्शनिस्ट ने ध्यान से देखा नहीं, वो सो रहा था और किसी एक के गोद में था। सर तीनों भी कमरे से बाहर निकले नहीं है। ठीक है सर, मुझे लगता है ये वही तीनों हैं। ध्यान रखना, बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। हम अच्छे से ख्याल रखेंगे सर। रूम साफ करना है साहब। अरे नहीं करवाना है अभी। मैनेजर साहब ने बोला है साफ करना जरूरी है, 5 मिनट लगेगा बस। शिवराज और उसके दोनों साथी लालू और अभिजीत पकड़े गए हैं। इन दोनों ने मिलकर ही नुपुर की हत्या की थी। शिवराज ने ऐसा क्यों किया सर? पैसों के लिए? हाँ, हम गुस्से में थे साहब, काम नहीं था हमारे पास, और तो उसकी वजह से हमारी ये हालत हुई थी। चाहता तो हमें बता सकता था कि दुकान बंद कर रहे हैं, दूसरा काम ढूंढ लो, पर नहीं। बहुत मुश्किल होती है साहब जब काम छूट जाता है, कमाई बंद हो जाती है। अबे खाना खिला लिए, दारू पिला लिए, बिजनौर से दिल्ली बुला लिया, पूरा 1 दिन हो गया है, पर तूने बताया नहीं कि काम क्या है। बचपन के दोस्त हो तुम लोग, बुला नहीं सकते हैं क्या? मगर ये तो बताओ कि काम क्या है। बदला लेना है किसी से। बहुत पैसा है, बहुत जेवर है, और बहुत माल है बे उसके पास। पूरे 2 साल साहब, पूरे 2 साल वफादारी के साथ काम किया उसके। मिला क्या? पेट पर लात। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। क्या गलत किया साहब? क्या गलत किया अगर हम थोड़ा लालच कर लिए? वो लालची नहीं था जब वो अपने बारे में सोच रहा था। उसके बेटे को उठा लेंगे और फिर रौती मांगेंगे। उसको उसके बाप और उसके ससुराल वालों से बहुत पैसा मिलेगा। ऐसे घर से रोकड़ा भी मिलेगा, गहना भी, और फिर रौती अलग।
तुझे क्या लगता है हम उसके बच्चे को घर से उठा पाएंगे? हमें पता है अब्बास दुकान के लिए कब निकलता है। उसके बाद हमें उसकी बीवी और नौकरानी से निपटना है बस। वो नौकरानी तो तुझे पहचानती होगी। और उसकी बीवी भी। हम तुम्हारे साथ नीचे तक आएंगे ज़रूर, पर घर के अंदर सिर्फ तुम दोनों जाओगे, क्योंकि तुम लोगों को घर में कोई नहीं पहचानता। मैं कुछ दूरी पर इंतजार करूंगा तुम लोगों का, लेकिन हाँ, उसकी बीवी को संभालना, वो हल्ला मचा सकती है। फिर तो खतरा हो सकता है। तुम दोनों को उसे चुप कराना होगा बस। मतलब? मुझसे बदला लेने के लिए सब की। न जाने कितनी बार नुपुर ने अपने हाथों से बना खाना उसे खिलाया सर। उसे इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो उसे नुपुर को ही। उसकी रोजी रोटी गई, काम का जो जरिया था वो गया, बस उसने पाल ली खुन्नस। उसके हिसाब से तुम एक स्वार्थी इंसान हो जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसका ख्याल नहीं रखा। तीनों मुलजिम इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और पुलिस अभी चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है। क्या शिवराज का अब्बास के लिए गुस्सा वाजिब था? बेरोजगारी में वो चाहे कितना भी हताश या निराश हो गया हो, लेकिन एक मासूम औरत को मारकर आखिर उसे क्या हासिल हो गया? अब्बास के लिए जो गुस्सा था, नफरत थी, उसमें एक बच्चे का क्या दोष था? शिवराज की शिकायत थी कि अब्बास ने अपने कर्मचारियों को दुकान बंद करने की खबर पहले नहीं दी। अचानक शिवराज को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा और मनोज का रोजगार भी जाता रहा। लेकिन मनोज ने शिवराज का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसने ऐसे समय का इस्तेमाल नए मौके बनाने, नौकरी तलाशने और अपने घर वालों के साथ वक्त बिताने के लिए किया। जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की। कभी कभी हम में से कुछ लोगों पर कमजोरियां सवार हो जाती हैं और हमारी अच्छाई को मात दे देती हैं। असफलता गिर जाना नहीं होती, बल्कि गिरकर फिर से उठने की कोशिश ना करना असफलता होती है। आसान पैसे के लालच का घी जब नफरत की आग में स्वाहा होता है तो कोई मनोकामना हाथ नहीं लगती। ज्यादा पाने के लालच को अगर सही दिशा दी जाए, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव किया जाए तो उसकी सराहना भी होगी और उसे सही भी माना जाएगा। अगर लालच की चिंगारी को शुरू में ही ना संभाला जाए तो वो अक्सर जुर्म की आग बन जाती है। अगर शिवराज ने अपने इस आवेश को नौकरी ढूंढने में लगाया होता और दिलो जान से काम किया होता तो उसके सामने आज एक बेहतर और साफ सुथरी जिंदगी होती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हम सब के अंदर अच्छी सोच भी है और बुरी सोच भी, पर जरूरी यह है कि हम अपनी उस अच्छी सोच को बढ़ावा दें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।